आस्मा आके एक लंग का बीमारी है, एक क्रॉनिक बीमारी जो बोलते हैं आस्मा। तो क्या बचपन भी हो सकते हैं, बड़े होने के बाद भी वो फॉर्म हो सकते हैं। मोस्टली चाइल्डहुड आस्मा से शुरू होता है और अडल्ट में भी वो कंटिन्यू होता है। ये बेसिकली क्या होता है, आस्मा जो अपना फेफड़े हैं, जो अपने एयर पाइप बोलते हैं, जो लंग्स के अंदर जो एयर पाइप बोलते हैं, वो एयर पाइप आके उसमें आके एक सूजन जैसा होता है, एक इन्फ्लेमेशन जैसा होता है। वो इन्फ्लेमेशन क्या होता है, बेसिकली अपने लंग्स का एयर पाइप को स्क्वीज कर लेता है। एक बार जब स्क्वीज होता है तो उनको आके एक टाइप ऑफ कंजेशन, कफ फॉर्मेशन, और उनको सांस की तकलीफ होना चालू हो जाता है। और ये देखेंगे तो आस्मा मोस्ट ऑफ द टाइम आके एक एलर्जी का बीमारी बोलते हैं, लंग्स के एलर्जी का बीमारी होता है। तो ये बेसिकली एक एलर्जी रिलेटेड लंग प्रॉब्लम है, जो डिफरेंट वेरिएशन और डिफरेंट टाइम के हिसाब से ऊपर नीचे होता है। इट इज नॉट अ कांस्टेंट कि मेरे को आस्मा बीमारी है तो मेरे को कॉन्स्टेंटली वो आस्मा बीमारी का सिम्टम होता रहेगा। ये अपने आप से एक वेरिएशन में चलता होगा। पहले जो हम जानते थे, जो हम पढ़ते थे कि आस्मा आके एक एक तरह से एलर्जी कॉम्प्लेक्स से बना हुआ एक लंग का प्रॉब्लम है। अभी उसमें आके बहुत तरह का डिफरेंट कैटेगरीज आ गए हैं। जैसे कि एक तो हम सुने जो एलर्जी का प्रॉब्लम है, अभी सुनते हैं कि अभी एलर्जी ओबेसिटी रिलेटेड आस्मा प्रॉब्लम हो सकता है। फिर ऑक्यूपेशन रिलेटेड, जो जहाँ डस्ट एनवायरनमेंट में काम करते हैं, सो ऑक्यूपेशन रिलेटेड आस्मा बीमारी हो सकता है। उसका जेनेटिकली फैमिली में किसी को है, मतलब इमीडिएटली पेरेंट्स को और ग्रैंड पेरेंट्स को किसी को है, तो फैमिली हिस्ट्री से भी जेनेटिकली भी आस्मा उनको हो सकता है। आस्मा का सिम्टम्स आके बेसिकली क्या है कि इनको आके बहुत दिन से और बहुत महीने से इनको पहले वीजिंग जैसा होता है। वीजिंग एक सिम्टम्स है, एक बीमारी नहीं है। तो वीजिंग मतलब एक अंदर से एक आवाज आएगा धीरे धीरे से, एक अंदर से एक ऐसे अंदर से एक आवाज सुनाई देगा, उसको हम व्हीजिंग बोलते हैं। फिर सांस की तकलीफ होता है, कॉफ होता है, उसके साथ उनको छींका भी हो सकता है, रनिंग नोज भी हो सकता है। और आस्मा की सिम्टम्स को डिफरेंशिएट करने के लिए आस्मा पेशेंट को हम देखेंगे तो उनका सिम्टम्स आके मोस्टली मिडनाइट अर्ली मॉर्निंग को ज्यादा होता है। ओके, तो जब ये सिम्टम्स, रूटीन सिम्टम्स, आप जब उनको अर्ली मॉर्निंग, मिडनाइट और अर्ली मॉर्निंग में और ज्यादा अग्रीवेट हो रहा है, तो उस पेशेंट को हम एक आस्मा होने की संभावना ज़्यादा है। पहले इनको आके हम कंफर्म करना पड़ेगा कि ये आस्मा रिलेटेड इश्यूज़ है, क्योंकि हम आस्मा की तरह और कोई मिमिकस बोलते हैं कि उसी प्रेज़ेंटेशन में और कुछ मिमिक हो रहा है क्या? तो हम पहले उसको अच्छी तरह से उनको हिस्ट्री समझ देते हैं कि उसका हिस्ट्री क्या है। जैसे कि उनको साँस की तकलीफ है, व्हीज़िंग का प्रॉब्लम है, एलर्जी रिलेटेड प्रॉब्लम है, उसका एनवायरनमेंट क्या है, उसके अंदर कोई कैसे उनके काम का सिचुएशन बनता है, फिर उनका स्मोकिंग हिस्ट्री लेते हैं। तो उसके बाद उनका फैमिली हिस्ट्री में भी हम कनेक्ट करते हैं कि देखते हैं कि उनके फैमिली हिस्ट्री में किसी को एलर्जी रिलेटेड और आस्मा रिलेटेड कोई किसी को प्रॉब्लम हुआ क्या। तो उसके ऊपर जब एकदम हिस्ट्री हम फोकस कर लेते हैं, एक बार हिस्ट्री को हम समझ लेते हैं, फिर उनको टेस्टिंग के लिए हम रिक्वायरमेंट देते हैं। जैसे कि एक लंग फंक्शन टेस्ट बोलते हैं, पल्मरी फंक्शन टेस्ट, जो श्वास के लंग कैपेसिटी को असेस करने के लिए वो टेस्ट कर लेते हैं। तो उसमें हम जो जो इंटरप्रिटेशन आता है, तो उसमें हम फ़िल्टर आउट करते हैं कि ये उस कैटेगरी में, आस्मा की कैटेगरी में फिट आउट होता है, नहीं होते हैं। फिर उसके बाद ब्लड टेस्ट भी कभी-कभी जब सिम्पटम्स उस हिसाब से और क्लिनिकल प्रेज़ेंटेशन को हम क्लू देता है, तो हम कुछ ब्लड टेस्ट भी करते हैं। जैसे ईज़ोफ़िल काउंट्स देखते हैं शरीर के अंदर क्या है। एक ईज़ोफ़िल काउंट्स है कि एक एलर्जी के रिलेटेड एक ब्लड सेल्स है शरीर के अंदर। उसका भी हम जाँच करके देखते हैं कि वो क्या लेवल तक उसके इंसान को और पेशेंट को है। जैसे डिक्टम बोलते हैं कि आके जो बच्चे को जो वीज़िंग और अस्थमा होते हैं, जो हम बोलते हैं, तो मोस्ट ऑफ टाइम वो जैसे बोलते हैं कि बाय द एज ऑफ 10, 12 साल तक वो पूरा रिग्रेस हो जाता है, पूरा तरह से कम हो जाता है। पर ये भी संभावना है कि वो बड़े होके भी उनको वापस से सिम्पटम्स शुरू होने के ही चांसेस ज़्यादा है। तो हम बहुत पेशेंट्स को देखते हैं कि बाय एज ऑफ 10-12 तक उनका सिम्पटम्स पूरा, मैक्सिमम एज ऑफ 12 तक उनका सिम्पटम्स पूरा, जो वीज़िंग का सिम्पटम्स है, जो खाँसी का सिम्पटम्स है, जो रनिंग नोज़ है, जो एलर्जी का सिम्पटम्स है, वो धीरे-धीरे घट जाता है।
पर फिर जब बड़े होते हैं, अडल्ट एज में आते हैं, तो वापस उनको आने का भी चांसेस बहुत ज़्यादा है। पहले हम जब पेशेंट्स आते हैं, तो हम उसका क्लिनिकल हिस्ट्री पूरा इवैल्यूएट करते हैं। हम ये देखते हैं कि उनका जो कि कभी-कभी क्या होता है, पेशेंट जो बोलते हैं कि मेरे को साँस चढ़ता है, मेरे को ब्रीथिंग प्रॉब्लम है, तो वो आके कहाँ भी उसको इन्फॉर्मेशन निकाल के बोलते हैं कि वो वीज़िंग जैसा है। तो पहले हम कन्फर्म करते हैं कि पेशेंट का सिम्पटम्स क्या है, फिर हम उसको ऑस्कल्टेशन करते हैं, जैसे कि स्टेथोस्कोप रख के देखते हैं कि उनको पेशेंट को कोई फाइंडिंग है क्या? हमारे ऑस्कल्टरी फाइंडिंग कुछ वीज़िंग जैसा कुछ दिख रहा है क्या? फिर हम पहले कंफर्म करते हैं कि वो चीज़। फिर एक बार सिम्पटम्स हमें कंफर्म हो जाता है कि ये अस्थमा की तरह सिम्पटम्स हो रहा है, तो हम उनको आगे टेस्टिंग के लिए भेजते हैं कि उनका लंग फंक्शन टेस्ट क्या है, उनको असेस करते हैं, लंग फंक्शन टेस्ट असेस करते हैं। एक बार उनका लंग फंक्शन टेस्ट भी हम कंफर्म हो जाता है कि हाँ, इनको अस्थमा की बीमारी हो रहा है, इनका अस्थमा की है, तो उनको पहले बता दें कि अस्थमा की बीमारी क्या है। कि मोस्ट ऑफ देम क्या होता है, अस्थमा की बीमारी क्या एक है चीज़ है कि ये भी आके क्रॉनिक बीमारी बोलते हैं। मतलब ये भी आके समय-समय तक ये बीमारी हमारे साथ चलता ही रहता है। इतना ही फ़र्क है कि इस बीमारी के अंदर आप देखेंगे तो जब दवाई लेते हैं तो उनका सिम्पटम्स पूरा कम हो जाता है और स्टेबल स्टेट में आ जाता है। पर उसको हम ये भी समझाते हैं कि कभी आपको इसमें ट्रिगर होता है, किसी वजह से उसको ट्रिगर होता है, तो वापस सिम्पटम्स फॉर्मेशन होने का पूरा चांसेस है। तो ऐसे नहीं कि हम एक बार ट्रीटमेंट हो गया, अस्थमा का ट्रीटमेंट हम शुरू कर दिया और इम्प्रूवमेंट है, तो वापस वो ट्रीटमेंट से एक बार ट्रीटमेंट रोक रोक भी गए, तो इसका मतलब नहीं कि वो अस्थमा की बीमारी और अस्थमा का सिम्पटम्स वापस नहीं आएगा। तो हम पहले समझाते हैं पेशेंट्स को कि है कि ये क्या अस्थमा बीमारी है, ये क्यों पैदा ये क्यों फॉर्मेशन होता है, फिर इसका ट्रिगरिंग पॉइंट्स क्या है, तो उस हिसाब से उसके आधार के ऊपर हम उसको इन्हेलर थेरेपी शुरू करते हैं। अस्थमा की प्रॉब्लम में ये बड़ा सा दिक्कत है। दिक्कत इस बात का है, जब अपना अस्थमा अटैक होता है, चाइल्डहुड अस्थमा बोलते हैं, जो बचपन में आता है वो अस्थमा, तो क्या मोस्ट ऑफ टाइम्स क्या है, अस्थमा के वजह से ये अस्थमा के अटैक के वजह से उनको बहुत दिन स्कूल से लीव लेना पड़ता है। ओके, तो ये बड़ी दिक्कत की बात हो गई कि इनको बहुत ज़्यादा एब्सेंटीज़ होना पड़ता है, ये अस्थमा के अटैक की वजह से। तो उनको आके जो स्टडीज़ का इम्पैक्ट है, वो ज़्यादा पड़ता है। जब अडल्ट को देखेंगे तो भी वही सिमिलर उसको है कि उनका रूटीन डे टू डे लाइफ आके उनको ये अस्थमा के अटैक की वजह से बहुत लिमिटेशन हो जाता है। रूटीन लाइफ जो रूटीन रेगुलर काम करते हैं, जो उसी एज ग्रुप में लोग उसका रूटीन काम समझते हैं, वो काम भी उनको बहुत लिमिटेड एक्टिविटी बन जाता है। तो ये सब क्या होता है, उनको डिस्टर्बेंस होता है, फ्रीक्वेंट डिस्टर्बेंस होता है, सिम्पटम्स फ्रीक्वेंट फॉर्मेशन होता है। तो एक काइंड ऑफ उनको एक काइंड ऑफ मेंटल डिस्टर्बेंस भी हो जाता है, क्योंकि उनका इसलिए नींद खराब होता है, कभी उनको चालने में तकलीफ हो जाता है, रूटीन काम करने में तकलीफ हो जाता है। जो स्पोर्ट्समैन हो उनको स्पोर्ट्स खेलना तकलीफ हो जाता है, तो स्कूल स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, स्टूडेंट्स को स्कूल अटेंड करना तकलीफ होता है। सो इनका इम्पैक्ट तो बहुत ज़्यादा होता है। एटलीस्ट जिनका अस्थमा कंप्लीटली अनकंट्रोल्ड हो, तो उनको बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है उनका डे टू डे लाइफ में। तो अस्थमा से बचाव बहुत ज़रूरी है, तो उसका कुछ स्टेप्स उठाना पड़ेगा। जैसे कि अपने पेशेंट्स को अंडरस्टैंड कराना पड़ेगा, एजुकेट कराना पड़ेगा कि उसका ट्रिगरिंग पॉइंट क्या है। उसको समझाना पड़ेगा कि अस्थमा एक ट्रिगर के वजह से और एक लंग इंसल्ट की वजह से उसका सिम्पटम्स आगे फ्लेयर अप हो रहा है। तो उनसे ये पहले समझना चाहिए कि वो क्या एनवायरनमेंट में रहते हैं, पेशेंट है, उसके क्या ट्रिगरिंग पॉइंट है। ओके, जैसे कि कोई पेशेंट्स बोलते हैं कि जब ऑफिस जाता हूँ मेरे को ट्रिगर होता है, कोई बोलता है कि जब बेडरूम में जाता हूँ ट्रिगर होता है, कोई बोलता है कि ट्रैवल करता हूँ ट्रिगर होता है, कोई बोलता है कि स्पेसिफिक खाने खाने से ट्रिगर होता है, कोई बोलता है कि घर में पेट्स है उसको एक्सपोज करता हूँ मेरे को ट्रिगर होता है, कोई केमिकल से ट्रिगर होता है, कोई स्वीट्स खाने से ट्रिगर होता है। पहले ये चीज अंडरस्टैंड करना है कि उसका ट्रिगरिंग पॉइंट क्या है। एक बार उसका ट्रिगरिंग पॉइंट अपने अंडरस्टैंड आ जाता है, तो पेशेंट को समझाना है कि ये चीज आपको ट्रिगर कर रहा है, इस चीज को आप अवॉइड करने से और बेटर आपको सिम्टम्स कंट्रोल हो सकता है। सेकेंड पॉइंट, वो आके मेडिसिन जो भी डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, उनको रेगुलर मेडिसिन जो इनहेलर प्रिस्क्राइब करते हैं, तो उनको रेगुलरली उनको कंटिन्यूअसली फॉलोअप में रहना पड़ता है और कंटिन्यूसली लेना पड़ता है। थर्ड पॉइंट, जो जिनको भी क्रॉनिकली आस्मा अटैक हो रहा है, तो उनको ये सजेशन हो कि आप फ्लू वैक्सीन का भी आप
उसके बारे में भी आप इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं कि आप एलिजिबल हो क्या फ्लू वैक्सीन के लिए। सपोज आप फ्लू वैक्सीन को एलिजिबल है तो आप जरूर फ्लू शॉट लगाने चाहिए। उसके बाद खाने के ऊपर ध्यान रखना चाहिए, जैसे हाईली प्रोसेस फूड नहीं खाना चाहिए, स्वीट कंटेंट जूस नहीं लेना चाहिए, ड्रिंक्स लेना चाहिए। ज़्यादा स्वीट्स लेने से भी ट्रिगर होता है। विटामिन सी का कंटेंट जिसमें ज़्यादा है वो आप ले सकते हैं। एंटीऑक्सीडेंट जैसे बेरीज बोलते हैं, जो जिसमें ज़्यादा हाईएस्ट नंबर ऑफ एंटीऑक्सीडेंट उसमें है, तो वैसे आप खाने से तो और आपका लंग इम्यून सिस्टम और स्ट्रांग होगा। उसके बाद रेगुलरली एक्सरसाइज 3 से 5 मिनट आपका दिन, जब सुबह जब उठते हैं तो थ्री जस्ट जस्ट 3 से 5 मिनट आपका लंग के लिए दे दीजिए। एक बेसिक एक्सरसाइज है, जैसे कि ब्रेथ होल्डिंग टाइम है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज है, प्राणायाम है। ये सब करने से और आपका लंग्स बेहद मजबूत हो जाता है और इम्यून सिस्टम और एनहांस हो जाता है। तो आप उनको रेगुलरली फॉलो कीजिए।